कम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी फ्रेंड्स। आज कई दिनों में मैंने क्लास डाली है, 3-4 दिन की बंक हो गई है और बहुत ज़्यादा काम था जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाई आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू चलता रहते हैं सेशन और चलते रहेंगे आगे भी। वो थोड़ा कभी कभार हो जाता है कि गैप हो जाए 2-3 दिन का, तो वही हुआ है। तीन दिन शायद मैं क्लास नहीं दे पाई हूँ। चलिए, आज की जो सेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और TCT PGT हो या LT ग्रेड हो, DT प्लस भी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ रहने के लिए। और चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज के सेशन में। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, और इसको भी आप नहीं करते हो तो गलत बात है। चलिए देखते हैं क्या है कि सेशन में खास हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, ये रहा। पिक आउट द लिटरेरी सोर्स टू विच इलियट ऑफ द टाइटल ऑफ हिज पोएम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का टाइटल कहाँ से पिक आउट किया है TS एलियट ने? द गोल्डन बग, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, मेटामॉर्फोसिस या फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस। कहाँ से गाइज इन्होंने ये टाइटल लिया है? तो ये बात आती है बी ऑप्शन की, यानी कि फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस जो ये वर्क है, ठीक है, इसी से इन्होंने जो है वेस्टलैंड का टाइटल लिया है। हु रोट ओल्ड पॉसम्स बुक प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पॉसम्स की बुक प्रैक्टिकल सेशंस, ठीक है, ओल्ड पॉसम्स बुक प्रैक्टिकल कैट्स, ये किसने लिखी है, किसने इस बुक को लिखा है? तो गाइज यहाँ पे भी हम जो जाएंगे वो TS एलियट पे ही जाएंगे, इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स ये 1939 में आई थी, 1939 की बात करेंगे। और इसकी अगर बात करें तो ये कलेक्शन है विम्सिकल पोएम्स का, ठीक है। TS एलियट ने जो फैलिन साइकोलॉजी, फैलिन वही जो कैट्स वगैरह से रिलेटेड होती है, फैलिन साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए गाइस देख लेते हैं आगे हमारा क्या है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच TS एलियट डिड नॉट राइट। बताना है आपको कि कौन सा ड्रामा इनमें से TS एलियट ने नहीं लिखा है। कॉकटेल पार्टी, फैमिली रीयूनियन और मॉडर्न कैथेड्रल या फिर द एसेंट ऑफ F6। तो गाइज बिल्कुल जो A, B और C हैं ये तीनों TS एलियट ने लिखे हैं, जो कि ये हमारा D ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी TS एलियट ने नहीं लिखा है, तो इस पर आप नहीं जाएंगे ज़रा भी। और इसकी अगर बात करें तो ये आपका बनता है WH, ठीक है। ये एक ट्रेजेडी है 2 एक्ट्स की, जो अभी द एसेंट ऑफ F6 है ये ट्रेजेडी है 2 एक्ट्स की, और ये WH ऑर्डन ने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड, हुज लाइन इज दिस। तो यहाँ पे एक लाइन दी है मैंने, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड। तो हु लाइन्स मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस कल्चर जो हमारा एक्सपायर हो चुका है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये लाइन किसने दी है? निसिम एजेकिल, मुल्कराज आनंद और कमला दास या फिर विक्रम सेठ। तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी गाइज आपका, और इसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा कमला दास, ठीक है। ये गाइज कमला दास ने ये लाइन बोली है और बहुत ही अच्छी लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें देखिए आप क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, कमला दास पे जा सकते हैं हम, C ऑप्शन। इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन ये कही है, और ये हमारे रेगुलर हमारी जो लाइफ है उस पर भी ये बिल्कुल फिट होती है कि हमें क्या करना होगा, हमें गाइज इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ें हैं तो इनको हमें छोड़ना होगा, तभी जाके हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। वरना हम वही पुरानी चीज़ों में अपना फंसे रहेंगे और कुछ भी बेटर नहीं हो पाएगा हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यही गाइज अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वार बाय द जर्मन्स इन विच प्ले। किस प्ले के अंदर लाल सिंह जो है वो एक प्रिजनर के रूप में, प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में दिखाया गया है लाल सिंह को। एक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, 7 समर्स या फिर अनटचेबल। तो ये बिल्कुल मुल्कराज आनंद का वर्क है गाइज, और मुल्कराज आनंद का ये वर्क है। और इसकी हम बात करें तो ये A ऑप्शन पहला ही आपका हो जाना चाहिए। एक्रॉस द ब्लैक वाटर जो कि 1940 में आया था इनका ये वर्क। अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 की बात करेंगे, इसी में आया था, इसी में लाल सिंह को दिखाया गया है। लालू, चूरंजी एंड गुगी अपीयर इन, ये तीनों कैरेक्टर मुल्कराज आनंद के हैं। तो लालू, चूरंजी और गुगी ये कहाँ पर अपीयर होते हैं? द सोर्ड एंड द सिकल, द विलेज, द ओल्ड मैन एंड द काऊ या फिर कूली। तो ये सारे हमारे मुल्कराज आनंद के हैं गाइस। और कूली का देखें तो 35 की बात, 36 की बात हो रही है। अनटचेबल की बात करें तो 1930 इसमें है नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ 1935 में था। और द सोर्ड एंड द सिकल, चलिए इसको आप देखें तो ये बिल्कुल आपका बनता है ऑप्शन, मेरे हिसाब से होना चाहिए द विलेज, जो कि 1939 में आया था, है ना। विलेज की बात करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका
बी, ठीक है, 1939। अनंता द कैरेक्टर अपीयर्स, अनंता नाम का कैरेक्टर कहाँ पे अपीयर होता है? द बिग हर्ट, कूली, द टू लीव्स एंड अ बड, या फिर एक्टोर द ब्लैक वाटर्स। तो ये भी सारे वर्क मूलराज आनंद के हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि अनंता नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलता है। तो ये द बिग हर्ट में मिलेगा गाइस, यानी कि ऑप्शन ए। बारबरिक सिटी, सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स। तो ये किसकी लाइन है? हियर आर द बारबरिक सिटी, यहाँ पे किसको कहा गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है गाइस। तो बारबरिक सिटी की बात करेंगे तो निसिम इजेकिल की ये पोयम है। बॉम्बे को जो उन्होंने जो है बॉम्बे को बारबरिक सिटी कहा है। बारबरिक सिटी, सिक विद स्लम्स, जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लम्स है। स्लम्स क्या होते हैं? जो हमारा सिटी होती है, सिटी के बाहर जो थोड़ी सी जगह में, गंदी सी जगह में जो लोग रहते हैं, झोपड़ियाँ वगैरह बना के, झोपड़पट्टी को स्लम्स कह सकते हैं। तो डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स, ठीक, वो हमेशा ही क्या रहते हैं? सीजन से डिप्राइव्ड रहते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं रेन से। जो बारिश होती है वो भी सब जो है गांव की कूड़ा कचरा सब निकल करके उन्हीं में चला जाता है ना। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। चलिए, द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग जो एम है लिटरेचर का? डिस्कवरी है एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ है। तो निसिम इजेकिल ने ही ये प्यारी सी लाइन कही है, यही इनकी ओपिनियन है, ठीक है। A poem empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of life. किसने कही है ये बात गाइज? A poem empty of knowledge is a poem that merely skims the surface of life. ठीक है, बढ़िया लाइन है ये भी। तो ये भी गाइज निसिम इजेकिल ने ही कही है। तो ये भी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 सेकेंड, चलिए। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नॉज, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नॉज, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन? किस पोएम से ये लाइन ली गई है? अच्छे से पढ़िए। द फैक्ट इज दैट स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नॉज। तो मूविंग है, मेंडिंग वॉल है, द हाउस कीपर है, या द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है। तो ये सारी पोएम्स बता दीजिए किसकी हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं, बिल्कुल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो टाइम स्पेन है वो 1874 से लेकर के, बता दूं मैं आपको गाइज, हाँ, 1874 से लेकर के 1963 है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका जो ओरिजिनल आंसर था वो तो हमने दिया नहीं। अच्छा, इसका ओरिजिनल आंसर की बात करें तो ये बिल्कुल मूविंग से है, ठीक है। मूविंग जो पोएम है इनकी, यानी कि ए ऑप्शन। विच वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश पोएम? इनकी पहली पब्लिश पोएम कौन सी है? द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग, जो कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी, इन द क्लियरिंग। तो पहली पोएम इनकी कौन सी है जो कि पब्लिश हुई थी? फर्स्ट पब्लिश पोएम। इसमें तो है ही नहीं गाइस, सॉरी, सॉरी, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये पता नहीं कैसे आ गए ऑप्शन ऐसे। तो माई बटरफ्लाई था इनका, माई बटरफ्लाई, जो कि 1894 में, माई, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, माई बटरफ्लाई, ये आई थी इनकी। और कब आई थी? शायद 1894 में, सॉरी 1894 में ये इनकी पहली पब्लिश पोएम थी। हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर? किसने लिखा है इस पोएम को? हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन गीतांजलि बाय टैगोर? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो ये W.B. यीट्स का है, इजरा पाउंड है, T.S. इलियट है, या फिर I.A. रिचर्ड्स हैं इसके अंदर। तो बता सकते हैं आप इसको। हिस्ट्री से क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल आते हैं, TGT हो या PGT, दोनों में ही हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये बनता है ए ऑप्शन, यानी कि W.B. यीट्स। W.B. यीट्स ने जो है ये लिखी है। और W.B. यीट्स रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। द इंग्लिश गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ 103 पोएम्स, ठीक है, 103 पोएम्स का, ठीक है। तो ये जो गीतांजलि था ये 103 पोएम्स का, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो 103 पोएम्स का कलेक्शन था। चलिए, विच नॉवल डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल? इनमें से कौन सा नॉवल गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में नहीं आता है? तो ये द कास्टल ऑफ ओटरेंटो है, द ओल्ड इंग्लिश बैरन है, द इटालियन है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज है। तो कौन सा नहीं आता है? तो ये डी ही होना चाहिए गाइस, डी होना चाहिए। जेन ऑस्टिन का है ना शायद, हाँ। ये आपका रोमांटिक नॉवल है जो कि जेन ऑस्टिन का है, 1813 में आया था ये, 1813 में जेन ऑस्टिन का है। और प्राइड एंड, जिसमें डार्सी है ना, डार्सी, हाँ। चलिए, तो इनमें से गॉथिक नॉवल होता है जिसमें मिस्ट्री वगैरह हो, है ना, मिस्ट्री हो, एक रहस्य हो, एक हॉरर हो। तो यहाँ पे आपके जो तीनों ऊपर वाले हैं ये तो सारे आपके हैं, बाकी ये ही नहीं है। प्री रेफेलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड। जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट था वो किससे इंस्पायर्ड था? म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, या फिर पॉलिटिक्स? तो अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आएगा इसमें,
उन्हीं का ग्रुप था ये प्री रैफेलाइट। 1848 की बात करेंगे। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड भी इसको कहते हैं। 1848 में ये मूवमेंट आया था। और विलियम होलमैन हंट थे इसमें, जॉन एवरेट मिलियास थे, डीजी रोसेटी थे, WM रोसेटी थे, जेम्स कॉलिंसन थे, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन थे और थॉमस वुलनर थे। तो ये सारे ग्रुप इस ग्रुप में थे। ठीक है, पेंटिंग से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित था। द बुक साइंस एंड पोएट्री इज रिटन बाय TS इलियट, I.A. रिचर्ड्स, थॉमस हार्डी या फिर चार्ल्स डार्विन। किसने इस प्यारी सी बुक को लिखा है जो साइंस एंड पोएट्री है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि I.A. रिचर्ड्स की बुक है गाइज। I.A. रिचर्ड्स की बुक है। और कब आई थी? कब आई थी ये तो मुझे भी नहीं पता इसका, तो चलो। दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसको एडवाइस दी वेट करने को, है ना, वेट करने की सलाह दी। तो टू वेट हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए गाइज। कुछ हमारी कुछ पोजीशंस हमारी ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब मतलब ऐसी होती हैं जो इन्फिनेटिव टू लेती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर हमारा एडवाइस है, डिक्लाइन है, एक्सपेक्ट है, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड हैं तो ये सभी अपने पहले इन्फिनेटिव लेते हैं। ठीक है। द ट्रेन स्टार्ट्स 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6। मतलब ट्रेन जो है वो 6:10 पे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ। तो बताइए क्या यहाँ पे आएंगी? दो प्रीपोजिशन आनी है, बताइए कौन सी होंगी? बाय एट है, ऑन बाय है, एट बाय है या फिर एट ऑन है। देखिए प्रीपोजिशन एट इज यूज टू से व्हेन समथिंग हैपन्स। प्रीपोजिशन बाय इज यूज टू लेट देन द टाइम। ठीक है, अगर बाय किया जाता है तो वो लेट देन द टाइम है। ठीक है, और जो एट है वो कहता है कि हैपन्स, कि जब कुछ हो रहा है तभी उसी टाइम पर। तो यहाँ आपकी दो प्रीपोजिशंस आएंगी, एट आएगा और बाय आएगा। मतलब तुम्हें 6 से बाद तक पहुँच जाना है, मतलब 6 के बाद तक तुम पहुँच सकते हो। मतलब 6:10 पे जाएगी, स्टार्ट होगी, इसलिए तुम 6 से बाद पहुँच सकते हो। तो एट या बाय आ जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है गाइज, चलिए। हैव यू एनी गुड बुक्स बॉटनी यू कैन लेंड मी। तो अबाउट बॉटनी होगा, ऑन बॉटनी, बिटवीन बॉटनी या फिर इन। तो ये तो ऑन होना चाहिए ना। बॉटनी पर तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं क्या जो अच्छी सी, जो तुम मुझे लैंड में दे सको, उधार दे सको, है ना। तो ही वॉज नॉट एबल टू डैश वट वेंट रॉन्ग, फिगर आउट, फेल आउट, कम आउट, फॉल थ्रू। कौन सा होना चाहिए इसमें से? तो इसमें से तो आपका आंसर होना चाहिए, आई थिंक ए ही हो जाना चाहिए, फिगर आउट। फिगर आउट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, यही होगा क्या गाइस? ये फ्रेजल वर्ब्स हैं आपकी। फ्रेजल वर्ब्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हाँ, फिगर आउट ही होना चाहिए ना गाइस। चलिए, ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट वट वेंट। फिगर आउट का मतलब होता है एक तरीके से मीन्स टू थिंक अबाउट, है ना, समबडी, किसी के बारे में सोचना या फिर समथिंग, किसी वस्तु के बारे में सोचना। तो इस अंडर यू, मतलब जब तक तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, उससे पहले जब तक फिगर बनाते हो तुम। फिगर कहते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है कि वो कैसी है, तो तुम उसके बारे में फिगर बना रहे हो, उसकी फिगर आउट कर रहे हो उसको कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो चीज़ को देखने से पहले या समझने से पहले उसके बारे में जो हम सोचते हैं तो वही फिगर आउट होता है। तो ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट वट वेंट रॉन्ग, है ना, कि मतलब वो एबल नहीं था ये पता करने में कि क्या गलत होगा, क्या गलत हुआ है, ये फिगर आउट नहीं कर पाया वो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, ही इज़ अ स्कूल, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप्ड इन, ड्रॉप आउट। क्या होगा इसमें? देखिए, स्कूल में ड्रॉप ऑफ होना चाहिए आपका या फिर ड्रॉप आउट होना चाहिए ना। ड्रॉप आउट मतलब जो पास करके निकल चुके हैं, ड्रॉप आउट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मतलब स्कूलिंग पूरी कर ली उसने अपनी स्टडीज। ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम। तो ब्लो ओवर, क्लॉज्ड अप, बैक्ड अप, गेंड ऑन। क्या होगा इसमें? तो देखिए, फ्रेजल वर्ब बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट समबडी या समथिंग।
तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम, है ना। ही बैक्ड अप, उसने सपोर्ट किया अपने फ्रेंड के क्लेम को। तो यहाँ हो जाएगा आपका बैक्ड अप यानी कि सी ऑप्शन। तो यही थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जल्दी ही मिलूंगी। अब कंटिन्यू रहेगा, दिक्कत मत लीजिए, है ना। कंटिन्यू रहेगा, हो सकता है एक आध दिन बीच में फेस्टिवल की वजह से ना हो पाए, और नहीं तो रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज, पढ़ते रहिए।